कि गांव के उत्थान की बात अगर किसी ने की है हर जाति धर्म समाज के लिए, तो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी। पहले सबके साथ बैठूंगा 2 महीने, उनसे ही उनके विचार जानूंगा किस किस चीज़ पे हमें पहले प्राथमिकता से काम करना चाहिए। नमस्कार साथियों, अमरुजाला.com में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं और बागपत सीट से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी। डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी का जीवन बड़ा ही सभी लोगों के लिए एक ऐसा चर्चा बना हुआ है कि ये कभी इनके पास अपना घर नहीं है, अपनी गाड़ी नहीं है, कभी शादी नहीं की इन्होंने, और हमेशा ही राष्ट्रीय लोकदल के लिए समर्पित रहे हैं। अब पूरे इनके जीवन के बारे में जानते हैं हम डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी से। डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, आपका स्वागत है मरुजाला। धन्यवाद। तो आप पहले हमें थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में बताएंगे शुरुआत से। क्या बताना है क्या अपने जीवन के बारे में? क्या आपके पास गाड़ी नहीं है, आपने पूरा अपना जीवन राष्ट्रीय लोकदल के लिए समर्पित कर दिया, कैसे आप राजनीति में आए, शुरुआत कहाँ से की, तो इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। मैं राजनीति का एक्चुअली ये नहीं, बचपन से ही मुझे, जब हम गांव में रहते थे, गांव के बड़े बुजुर्ग, उस समय तो हुक्के पे चर्चा होती थी और जो बातचीत करते थे, जब चुनाव होता था उस समय प्रचार की गाड़ी आती थी, वो माइक भी लगा होता था, कुछ 2-4 नेता भी बैठ कर आते थे। तो हमें ये बताते हैं कि ये जो पार्टी है, ये चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी, जो गांव गरीब किसान मजदूर उसके उत्थान के लिए काम करती है, वो सरकार में जाने के बाद में ये गांव की ही चिंता करते हैं, उसके लिए काम करती है। तो हमें लगता था जो गांव की बात करते हैं, गांव की चिंता करते हैं, चौधरी चरण सिंह ऐसे नेता हैं। तो जब उनका प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए, उसका प्रचार के लिए गाँव में गाड़ी आती थी, तो उनका बिल्ला लेना, भक्के गाड़ी के पास जाना, प्रचार वाले के उससे बिल्ले मांगना, और फिर 4-5 पोस्टर मांगना। बिल्ले जो 4-5 हाथ लगे तो वो अच्छे लोगों को देना, जो अपने उस पर लगा लें, जेब पे लगा लें। और पोस्टर जो लगा तो दीवार पे चिपकाना। मतलब ये तो बचपन से शौक था। उसमें बिल्ले का और ये प्रचार करने का, प्रचार धीरे धीरे बड़े होते गए, प्रचार करने का और थोड़ी सी गति बढ़ती चली गई। लेकिन ये कभी मन में ख्याल उस समय ये नहीं था कि हमें नेता बनना है, कुछ राजनीति में करना है। कई घटनाएं जीवन की ऐसी घटी हैं। जब इमरजेंसी का समय था, मैं 10th में पढ़ता था, और उस समय स्कूल में हमारे एक साथी की साइकिल चोरी हो गई। हमने घंटी, वो जो लगती थी ना 3, उस पर घंटी लगती थी, घंटी बजाई। तो घंटी का पहले लगा हुआ था बच्चा कि जब 2 घंटे बजा दिए तो पता चला पीरियड चेंज हो गया, तो मास्टर दूसरी क्लास में चला गया। और जब 3 बार बजा दी लगातार, तो समझा कि रेसिस हो गई, तो बच्चे एकदम सारे बाहर आ गए, टीचर क्लास छोड़ दिया। तो हम अक्सर यही करते थे जब हड़ताल करानी होती थी, छोटा था मैं, वो जो घंटा बजाने वाला डंडा था उसको उठा, बहुत तेज से दौड़ के उसको बजा दिया, और बच्चे सब अपना बाहर हो गए। फिर अपना नारेबाजी, जिंदाबाद मुर्दाबाद। ये तो मेरा 10th क्लास में काम हो गया। और अक्सर ये करते थे, जब वो वहाँ 2-3 टीचर बैठ जाते थे कि घंटी कोई नहीं बजाएगा, रोकना है घंटी बजाना, इस तरह का। तो हम फिर वो घंटी उठाए, बराबर में कुआ था उसमें डाल दिया। ये जीवन का चलता गया इसी तरह चल। और उसी समय फिर 1980 में एक मायाताई कांड हुआ आपके यहाँ बागपत में। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और बहुत बड़ा विभत्स कांड था वो, खराब काम था वो। चौधरी चरण सिंह जी ने उस समय देश की हुकूमत और प्रदेश की हुकूमत को ललकारा कि आपने बहन बेटी के साथ में जो जुल्म जाती की, उनके करने वाले जो उसके गुनहगार हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लेकर जेल भेजे जाए। सरकार नहीं मान रही थी, कांग्रेस की हुकूमत थी, संजय गांधी उस समय थे संभवतः। तो उन्होंने कहा कि हम जेल भरेंगे, और जेल भरो आंदोलन का आह्वान उन्होंने किया। बहुत लोग जेल गए, उसमें बड़े बड़े नेता, सब पूरे देश के लोग आते थे। केंद्र बिंदु था हमारा बागपत, लोग जेल जाते थे। मैं तो छोटा था, मैं भी जेल गया। उसमें शौक में गया। उनका चौधरी साहब का आह्वान है, जुल्म हुआ है, सरकार के खिलाफ लड़ाई है, जेल बहुत लोग गए, हम भी जेल गए। जेल जाने के बाद वहाँ अंदर बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी हुई, समझी कुछ सारी चीज़ें। और उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी से सीधा आमना सामना हुआ। मेरठ सर्किट हाउस में आए हुए थे। मैं जब उनके पास गया तो उनके पैर छू के मैं चरणों में बैठ गया। पूछते रहे क्या करते हो, मैं पढ़ता हूँ। उनके चेहरे के तेज को देखे, जब तो प्रधानमंत्री रह चुके थे, तो लगा मन का ये व्यक्तित्व बड़ा है, जिनके हमने बिल्ले बांटे हैं, जो गांव की गरीब की किसान की बात करते हैं, चिंता करते हैं, उनके उत्थान के लिए काम करते हैं, उत्थान की योजनाएं बनाते हैं। तो मैंने कहा इनके विचारों पर काम करना है, लगना है। अब तब लग गया। उसके बाद फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हमें छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए
आंदोलन करना, फिर जेल चले गए। 19 दिन जेल में मैं सबसे छोटा था, जो हमसे सीनियर थे कुछ लोग वो थे, मैं 11 लोग पकड़े गए। बड़ा आंदोलन था, बहुत बड़ा लाठीचार्ज हुआ। उसमें कप्तान पहुंचे थाने में और उन्होंने कहा भाई ये छोटा है, इसको तो छोड़ दो, बाकी को जेल भेज दो। तो मैंने कहा इन्हें भी छोड़ दो या मुझे भी जेल भेजो, ऐसे नहीं जाऊंगा कि आप ये जेल जाएंगे मैं छोड़ जाऊँ। जेल चले गए। उसके बाद फिर आदत पड़ गई लड़ने की, संघर्ष करने की। कभी नारेबाजी, किसी जुल्म के खिलाफ, किसी अत्याचार के खिलाफ, अधिकारियों के सामने धरने, प्रदर्शन, जुलूस निकालना। फिर किसान की तकलीफ है, उनके मुद्दों को लेकर सड़कों पर जब चौधरी चरण सिंह आह्वान करते थे, उनके आह्वान पे भी मैंने कई सारे आंदोलन में भाग लिया और मतलब आगे बढ़ के पार्टिसिपेट मैंने किया। बहुत सारे लोग मेरे साथ जेल गए, जो जेल भरो आंदोलन के बाद जो सड़क रोको, रास्ता रोको आंदोलन हुए, चीनी मिलों के खिलाफ चौधरी साहब का आह्वान था, उसमें मैं कई बार जेल गया हूँ। तो बस फिर संघर्ष करने का हो गया, लोगों की तकलीफ समझना, उनके साथ चलना, उनके साथ लड़ना, लेकर उनको उनके मुद्दों के समाधान के लिए। लेकिन ये ख्याल कभी नहीं आता था कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये चुनाव के दृष्टिकोण से कर रहा हूँ। मुझे लड़ना जब तक पता कुछ नहीं था, जब तक ये जज्बा था कि लड़ना है, संघर्ष करना है, सब मुद्दों को लेकर लड़ना है। तो एक ये सब चलते चलते आज तक अगर एक बात करूं मैं, नेताओं के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, तो आपके पास गाड़ी क्यों नहीं, क्या कारण है, क्या क्यों नहीं खरीद पाया आज तक गाड़ी? अब कभी समय ऐसा भी नहीं मिला कि रोजगार करने का, व्यापार करने का, कारोबार करने का। अब वो सारी चीज़ें तो उसी के साथ होती हैं, उसके अलावा तो होती नहीं। एक बार मैंने गाड़ी ली भी है, ऐसा भी नहीं मैंने गाड़ी नहीं ली। मैंने गाड़ी ली एक बार, हल्की सी मैंने ठेकेदारी की शुरुआत की और उसी पर मैंने बैंक लोन लिया, गाड़ी ले ली। गाड़ी ले तो ली, ठेकेदारी में कर नहीं पाया क्योंकि मेरे पास था ही नहीं। मैंने गाड़ी ली एक बार, हल्की सी मैंने ठेकेदारी की शुरुआत की और उसी पर मैंने बैंक लोन लिया, गाड़ी ले ली। गाड़ी ले तो ली, ठेकेदारी में कर नहीं पाया क्योंकि मेरे पास था ही नहीं। समय तो टोटल संघर्षों के लिए था, रोज नए नए मुद्दे, करप्शन के, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, किसान का हो, गरीब का हो, विद्यार्थी का हो, कोई मुद्दे हो, आंदोलन करना, धरने प्रदर्शन करना, वो डेली की आदत होगी कि रोज चाहिए कुछ ना कुछ काम लड़ने संघर्ष करने का। उसकी किस्तें ही नहीं गई, उसकी किस्तें टूट गई, उसकी भी जमा नहीं हुई, उसे भी ले गए बैंक वाले गाड़ी को। उसके बाद एक्चुअली में कोई रोजगार के साधन नहीं थे, आमदनी का कोई जरिया था नहीं, ना मेरे पास समय था और सोचने का। और इतना करते 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 मुझे ये भी पता नहीं चला कि आयु कब बढ़ती चली गई। तो वो जो दूसरा चैप्टर था, आपने तो कहा कभी शादी नहीं की नहीं, शादी करने के बारे में कभी विचार ख्याल आया ही नहीं। और वो इसलिए नहीं आया कि सुबह उठते थे लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, लोगों को लेकर जो मुद्दे हैं हमारे सामने, रोज चुनौतियां थी, अगले दिन की, उससे अगले दिन, अगले दिन की, तो पता ही नहीं चलता था। सुबह जिस काम पर लगे, फिर उसके बाद दूसरे काम, विद्यार्थियों का काम, यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट था, उसमें ज़्यादा काम था, तो फिर यूनिवर्सिटी में जाना, उनके काम करना, फिर थानों में जाना, फिर अधिकारियों के यहाँ जाना, कभी सिंचाई विभाग में जाना, कभी गन्ने विभाग में जाना, रोज का काम था। और वो गुजरते गुजरते समय बीतता चला गया, आयु बढ़ती चली गई, हमें पता नहीं चला कब आयु इतनी हो गई कि शादी वाला टाइम ही निकल गया। सांसद बन गए आप, घूमना, संसद भी जाना, लोगों के बीच जाना, तो गाड़ी कैसे लेंगे आप? मैं कल गया था पार्लियामेंट, मेरा रजिस्ट्रेशन होना था उसमें, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूछा। वो बोले कि अपना ब्लड ग्रुप बताओ, मैंने कभी चेक ही नहीं करा मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, मुझे पता नहीं था मेरा ब्लड ग्रुप क्या है। बोले ईमेल आईडी बताओ, मगर ईमेल आईडी का उसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ी, कोई ना कहीं से वैसे कागज आने थे निकालने थे। तो वो सारी चीज़ कल ही जनरेट हुई है, ब्लड ग्रुप का भी। और कल उन्होंने कहा कि आपको फास्ट टैग मिलेंगे 2, आप गाड़ी के आरसी यहाँ दे दो, फास्ट टैग मिलेगा और आपको पास मिलेगा गाड़ी का। मेरे पास गाड़ी नहीं। तो अब मुझे खैर भरोसा है, अब क्योंकि सांसद बन गया हूँ, कर्जा मिल सकता है। अब से पहले कर्जा नहीं मिल पा रहा था। बैंक सो कहता है कि कर्जा तो हम उसको देंगे जिसका हमें ये पता हो कि उसकी आमदनी क्या है, वो हमारी किस्तें चुकाएगा कहाँ से। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें बतानी पड़ती है बैंक को। तो जब अपने पास वो चीज़ थी नहीं, तो बैंक हमें कर्जा देता कैसे, किसी गारंटी पे देता। एक बार दी भी उन्होंने, दूसरे ने हमारी गारंटी ले ली और वो गाड़ी फिर 1 साल बाद ही चोरी हो गई, हमारी गाजियाबाद से बोलेरो। उसके बाद हम दूसरी ले नहीं पाए। वो जो चोरी होगी, तो जो पैसा इंश्योरेंस ने दिया, तो जिन्होंने वो लेगा उन्होंने कहा सबसे पहले बैंक का जमा करो कि कभी हमें नहीं करना पड़े। लेकिन अब मुझे भरोसा है कि अब सांसद का चुनाव बागपत की जनता ने भरपूर आशीर्वाद देकर मुझे इस योग्य बनाया कि बैंक मुझे कर्जा भी दे देगा, मैं गाड़ी भी ले लूँगा और
सेवा करने के लिए जो मेरी गति होनी चाहिए, वो गति मुझे उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मुझे मिल जाएगी, ताकि मैं और भाग दौड़ ज़्यादा कर लूँ, ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम अपना ज़्यादा कर लूँ। ये समय मुझे मिल जाएगा। आपकी जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा अक्सर पढ़ते हैं, सुनते हैं कि आप पुलिस अधिकारी किसी से आप मिले थे, तो वो प्रमोट होकर आते रहे मेरठ में, और आप जब भी मिलते थे एक छात्र नेता के तौर, तो उन्होंने आप कुछ एक हंसी मजाक में ये कहा कि आप जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे आप छात्र नेता ही रहेंगे क्या हमेशा? तो वो क्या है, आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं, वो पूरा किस्सा क्या है? खुद अगर चोईसा मुझे अब टिकट ना देते, मुझे बागपत जैसी लोकसभा सीट, जो हमारे किसानों के, गरीबों के मसीहा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उनकी कर्म भूमि, उनकी विरासत की सीट है, अगर मुझे ऐसी जगह से, ऐसी कर्म भूमि से, जो चौधरी अजीत सिंह जी कर्म भूमि वाली ये सीट है बागपत, तो देश जानता है इस सीट को तो, और मुझे प्रत्याशी ना बनाते तो मुझे तो तमाम लोग छात्र नेता के रूप में जानते रहते। अब मुझे वो तमगा मेरा खत्म भी नहीं होता। अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स का बड़ा लंबा मेरा दौर रहा, और इसलिए भी ज़्यादा वो रही कि रोज़ हम संघर्ष करते थे। हमें थोड़ा संक्षेप में वो किस्सा हमें बता दें थोड़ा सा। वो जब प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उस समय किसी इंस्पेक्टर की बुलेट मायावती जी के पिताजी की जो एम्बेसडर कार थी उसकी खिड़की से टकरा गई। खुर्जा का किस्सा था। तो वो टकराने के बाद में ऐसा वातावरण हुआ, अधिकारियों में हड़कंप ऐसा मचा कि बुलेट की टक्कर दरोगा जी की उनकी गाड़ी से हुई है। तो आनंद फानन में जितने ठाकुर और जाट इंस्पेक्टर थे वेस्टर्न यूपी के, उनका फरमान जारी कर दिया कि इनके तबादले, ये दबंग टाइप के हैं, इनके तबादले सबके पूरन में कर दूँ। और वो आदेश कर दिया और सबके ट्रांसफर के आदेश हो गए, चले गए। ये सब चीज़ें मेरे संज्ञान में, हमने बैठकर उस पर चर्चा की, प्लान बनाए हमने, और प्लान बनाने के बाद में हमने फैसला लिया कि हम यहाँ के आईजी घेरेंगे इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि इसी जोन के जितने इंस्पेक्टर वो थे उनके ट्रांसफर किए गए थे। तो मैं अपना 700-800 लोग, मैंने लड़के वड़के सब इकट्ठे किया, हम अपना जुलूस के रूप में चले कचहरी से, मेड कॉलेज से, और सीधे आईजी का जेल रोड पर कार्यालय था, हमने वो जाके घेर लिया। खूब नारेबाजी की जम के वहाँ पर। तो उन्हें पता चला कि भाई इतने लड़के लेके वो आया है, तो वो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई इनको वैसे 5 को अंदर बुला लो, बात कर लेंगे क्या मामला। वो अंदर से खुद अपने ऑफिस से उठ कर आए। जब पोर्च में, जब हमने पूरा लड़कों का हुजूम था, सब नारेबाजी कर रहे थे, तो आके उन्होंने अपना कहा कौन है, मैं कहा राजकुमार सांगवान। तो उन्होंने कहा कब तक छात्र नेता बने रहोगे? मैं जब एएसपी था मेरठ में आया था, तो तब भी आप छात्र अधिकारी हो? डॉक्टर विक्रम सिंह थे, वो एसएसपी भी रहे, डीआईजी रहे, बड़े अधिक प्रदेश के डीजीपी रहे वो तो। और उस समय आईजी थे, उनका प्रमोशन हो गया था, उस समय एडीजी हो गए थे जबकि वो घटना है। तो बोले कब तक छात्र नेता बने रहोगे, मेरे इतने प्रमोशन हो गए, मैं यहाँ तक पहुँच गया, तुम वहीं के मिले हो। अब वो अखबारों में सुर्खियों का विषय बन गया, कोई तमाम मीडिया के लोग थे वहाँ। और फिर वो तमाम लोग ही मुझसे ये कहते रहे कि कब तक छात्र नेता बने रहोगे। वो कहानी बड़ी मशहूर रही, पूरे प्रदेश में चली वो बात, बड़ी अखबारों ने काफ़ी सुर्खियों छापा। बागपत एक चर्चित सीट हमेशा रही है, तो बागपत का चुनाव का अनुभव कैसा रहा आपका? मुझे तो अच्छा रहा जी, मैं इतना अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं तो देखो, ऐसे महापुरुष की सीट पर मैं चुनाव लड़ने मुझे चौधरी जयंत जी ने भेजा। ऐसे महापुरुष जिनकी पूजा देश ने दुनिया में होती है, गरीब वर्ग भी, सब जाति धर्म के लोग उनकी पूजा करते हैं, और इसलिए करते हैं कि वो ये मानते थे सब लोग कि गांव के उत्थान की बात अगर किसी ने की है हर जाति धर्म समाज के लिए, तो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी थे। किसान के इतने बड़े, मजदूरों के इतने बड़े नेता थे। तो जब मैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा, तो मैं तो लोगों का प्यार मुझे मिलता इतना चला गया। जब मैं गाँवों में जाता था, घूमता था, तो ऐसा प्यार मिलता था, लोग मुझे अपने बाहों में ले लेते थे, मेरे साथ में खड़े होते थे, बात भी सुनना, इमोशनल हो जाना, भावुक हो जाना। और मैं कहता भी था कि मैं उनका भक्त हूँ, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी का भक्त हूँ। उनके चरणों में बैठ के मैंने राजनीति की शुरुआत की है, उनकी सीखा है, और उनकी नीतियों पर आगे चलने का मैं काम कर रहा हूँ। उनसे मैं विचलित होने वाला नहीं हूँ। तो ये प्यार मुझे बढ़ता चला गया। मुझे ऐसा लगा, कभी कभी लगता था कि ऊपर से सीधे श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ऊपर से आकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और इसलिए जनता का इतना प्यार मुझे मिल रहा है। और वो प्यार मिलते मिलते वो वोटों में तब्दील हो गया, और मैं मतगणना के बाद में आज इस रूप में आपके बीच बैठा हूँ। ये सब यहाँ की जनता का प्यार है, उनका स्नेह है, उनका सबका आशीर्वाद है। तमाम जाति धर्म के लोगों ने मुझे प्यार दिया। जिस दिन मैं प्रत्याशी बनाया, मेरे पास में 3,500 रुपये कुल थे मेरे खाते में। मेरे पास वास्तव में नहीं था, मेरे पास कोई व्यापार कारोबार नहीं। मैं डरा भी कि मैं चुनाव इतना बड़ा कैसे लड़ूंगा। इतने बड़े चुनाव के लिए मैंने कभी मानसिक रूप से मैं तैयार ही नहीं था, सोचा भी नहीं था कि मैं लोकसभा का चुनाव कभी लड़ूंगा।
लेकिन जो फैसला चौधरी साहब का था, जब मैं गाँवों की तरफ चला और घोषणा मेरी हुई तो इतने लोग, इतने मेरे सहयोगी साथी आकर मेरे साथ खड़े हो गए, बोले चिंता मत करो, चुनाव हम सब लोग लड़ेंगे। और जब मैं गाँव में देखा, गाँव के लोगों ने कहा घूमते रहो, हम साथ हैं। संसद में पहुंच गए हैं, क्या बागपत के बारे में काफी पहले भी जानते थे, अब बहुत बारीकी से आप जान गए होंगे, सभी जगह गए थे, तो क्या प्राथमिकताएं हैं? सबसे पहले, सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिएगा, जो जब हम संगठन की राजनीति कर रहे थे तो तब भी बागपत के बारे में जानते थे, और जानते हैं समस्याओं का तो पता ही है, हमें सभी जगह जानकारी रहती है। जब 24 घंटे घूमने का काम, यही काम हमारा है। लेकिन अब जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, जो जनता का आशीर्वाद मिला, तमाम यहाँ की सम्मानित जनता ने जो मुझे प्यार दिया और जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, अब मेरा इसका स्वरूप बदल गया, रूप बदल गया। अब मैं बिना उनके पूछे, बिना उनसे चर्चा किए, जो हमारे बागपत जनता, बागपत क्षेत्र है, यहाँ के जो तमाम वर्ग हैं, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग हों, उनसे बात करना है, चाहे मीडिया के लोग हैं, इनसे बात करना है, एडवोकेट्स हैं, और अपने IMA के लोग हैं, जो मेडिकल एसोसिएशन है उनके लोग हैं, और दूसरे हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, व्यापारी वर्ग है, सबसे के साथ बैठकर विचार विमर्श करना, पहले समस्याओं का आकलन और संकलन उनका करना है, उनसे पूछकर, उनसे चर्चा करके, उनसे कभी बैठकर पहले ये उनसे पूछना कि क्या बुनियादी समस्याएं हमारी, कैसे यहाँ की किस किस चीज़ पर हमें पहले प्राथमिकता से काम करना चाहिए, किस पे हमें ध्यान देना चाहिए, और उसके रास्ते क्या होने चाहिए। पहले सबके साथ बैठूंगा, 2 महीने बैठकर पूरे क्षेत्र में घूमकर उनसे ही उनके विचार जानूंगा, जो मुझे रास्ता वो देंगे, जो चीज़ें मुझे बताएंगे, उन्हीं के साथ प्राथमिकता में आगे बढ़ूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।